आज हम झारखंड की जमीन की परतों को खोलने वाले हैं। एक तरह से पूरे झारखंड का सफर करेंगे, लेकिन नक्शे पर नहीं, बल्कि उसकी अलग अलग मिट्टियों पर चलते हुए। और इस सफर का मिशन ये समझना है कि वहां की जमीन आखिर बनी किस चीज से है, और ये चीज वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी खेती और कह सकते हैं उनकी किस्मत को कैसे तय करती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो झारखंड की मिट्टी का एक बहुत ही दिलचस्प खाका पेश करते हैं। सोचिए, एक मुट्ठी भर मिट्टी में 45% खनिज, 25% हवा, 25% पानी और सिर्फ 5%, बस 5% जैविक पदार्थ होते हैं। सिर्फ 5%? हाँ, और वो जो सिर्फ 5% हिस्सा है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, वही मिट्टी में जान डालता है। बाकी सब चीजों का संतुलन ये तय करता है कि जमीन सोना उगलेगी या सिर्फ प्यासी रह जाएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं झारखंड के सबसे बड़े और सबसे विशाल भूभाग से। एक आंकड़ा जो हमारे स्रोतों से निकल कर आया उसने मुझे सच में चौंका दिया। झारखंड का लगभग 90% हिस्सा लाल मिट्टी से ढका हुआ है। 90%? हाँ, 90%। इसका मतलब तो ये हुआ कि झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की नींव ही एक ऐसी जमीन पर टिकी है जिसका रंग तो लाल है, पर क्या वो उतनी ही उपजाऊ भी है? ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक स्थायी चुनौती जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही झारखंड की कृषि कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो जमीन है जो खनिजों से मालामाल है, जिसने देश को लोहा और कोयला दिया, और दूसरी तरफ वही जमीन खेती के लिए पोषक तत्वों की प्यासी है। इसका जो लाल रंग है वो फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे के एक रूप की वजह से है। अच्छा। और ये मिट्टी बनी है करोड़ों साल पुरानी ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों के टूटने से। क्योंकि झारखंड का ज्यादातर पठारी इलाका इन्हीं चट्टानों से बना है, तो जाहिर है ये मिट्टी भी यहाँ हर तरफ नजर आती है। मतलब ये मिट्टी वहां की पहचान है। लेकिन अगर ये कम उपजाऊ है तो इसकी वजह क्या है? क्या इसमें पानी नहीं ठहरता? हाँ, एक तो इसकी बनावट थोड़ी मोटी और छिद्रपूर्ण होती है, जिससे पानी तेजी से नीचे चला जाता है। ये पानी को पकड़ कर नहीं रख पाती। और ऊपर से इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी भारी कमी होती है। तो एक किसान के नजरिए से सोचिए, उसे लगातार खाद भी डालनी है और सिंचाई का इंतजाम भी करना है। मतलब दोहरी मार है। बिल्कुल। इसीलिए इस 90% हिस्से पर खेती करना मेहनत और संसाधन दोनों की मांग करता है। ये मिट्टी आपको आसानी से कुछ नहीं देती। 90% लाल मिट्टी की इस चुनौती के बाद अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि उम्मीद कहाँ है? वो बाकी 10% जमीन, क्या वो झारखंड का छुपा हुआ खजाना है? स्रोतों में सबसे पहले काली मिट्टी का जिक्र है, और इसे रेगोर या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। कुछ लोग तो इसे काला सोना भी कहते होंगे शायद। बिल्कुल कहते हैं, और क्यों ना कहें। ये मिट्टी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। इसका निर्माण झारखंड की बाकी मिट्टियों से एकदम जुदा है। ये ज्वालामुखी के लावा से बनी बसाल्ट चट्टानों के टूटने से तैयार हुई है। अच्छा, ज्वालामुखी से? हाँ, इसीलिए ये पूरे राज्य में नहीं बल्कि सिर्फ एक खास इलाके, राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में मिलती है, जहां कभी ज्वालामुखी रहे होंगे। ये लाल मिट्टी के ठीक उलट है। उलट कैसे? क्या ये पानी को पकड़ लेती है? पकड़ लेती है? अरे ये तो पानी को सोख कर स्पंज की तरह फूल जाती है। गीली होने पर ये इतनी चिपचिपी हो जाती है कि इस पर चलना मुश्किल हो जाए। अच्छा। लेकिन इसका असली जादू तो सूखने के बाद दिखता है। जब ये सूखती है तो इसमें मोटी मोटी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। हाँ। ये दरारें एक तरह से प्राकृतिक जुताई का काम करती हैं, जिससे हवा और नमी मिट्टी की काफी गहराई तक पहुंच जाती है। कमाल है। मतलब ये जमीन अपना आधा काम खुद ही कर लेती है। हाँ, एक स्थानीय किसान से बात हुई थी। वो मजाक में कहते थे कि ये जमीन आलसी किसान की सबसे अच्छी दोस्त है। सही बात है। क्योंकि ये नमी को लंबे समय तक बचाकर रखती है, इसलिए ये कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कपास के पौधे को फलते फूलते समय नमी चाहिए होती है, जो ये मिट्टी उसे देती है। इसके अलावा चना और गेहूं जैसी फसलें भी इसमें खूब होती हैं। ये उस 10% का वाकई एक बेशकीमती हिस्सा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक मिट्टी, मतलब लाल मिट्टी, पानी को बह जाने देती है, और दूसरी काली मिट्टी उसे कसकर पकड़ लेती है। ये तो पूरी तरह से पानी और मौसम के खेल पर निर्भर करता है। क्या कोई ऐसी मिट्टी भी है जो बनती ही मौसम के इस उतार चढ़ाव, इस खेल से हो? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। यहीं से लैटेराइट मिट्टी की कहानी शुरू होती है। ये मिट्टी मॉनसूनी जलवायु की असली संतान है। अच्छा।
ये उन इलाकों में बनती है जहां पहले जोरदार बारिश होती है और फिर एक लंबा सूखा मौसम आता है। इस गीले और सूखे के लगातार चक्र में होता यह है कि चट्टानों के जो घुलनशील तत्व हैं, जैसे चूना और सिलिका, वो पानी के साथ घुलकर बह जाते हैं। अच्छा, तो जो जरूरी चीजें हैं वो तो बह गईं, तो फिर पीछे क्या बचता है? पीछे बच जाते हैं लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। इसी प्रक्रिया को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। इसी वजह से ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती और इसमें कंकड़ भी बहुत मिलते हैं। अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो आपको दानेदार और पथरीला सा महसूस होगा। तो फिर इसमें उगता क्या है? अगर ये भी कम उपजाऊ है तो किसान इसका क्या करते हैं? देखिए, ये धान और गेहूं जैसी नाजुक फसलों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत मजबूत मिट्टी है। ये उन फसलों को सहारा देती है जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, जैसे चावल की कुछ किस्में, अरहर और खासतौर पर मोटे अनाज, रागी, बाजरा। हाँ, रागी, बाजरा, ज्वार। ये फसलें कम उर्वरता में भी गुजारा कर लेती हैं। एक तरह से ये मिट्टी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में कैसे डटे रहना है। यह आपको रांची के पश्चिमी हिस्सों, पलामू के दक्षिण में और संथाल परगना के कुछ इलाकों में मिलेगी। तो अब तक हमने उन मिट्टियों की बात की जो चट्टानों के टूटने या मौसम के बदलने से बनी, लेकिन झारखंड में दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन जैसी बड़ी नदियां भी हैं, और जहां नदियां होती हैं वो अपने साथ एक खास तोहफा भी तो लाती हैं, अपनी मिट्टी। बिल्कुल, और ये नदियों का सबसे कीमती तोहफा है। इसे जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल कहते हैं। जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ ढेर सारी गाद, रेत और जैविक पदार्थ बहा कर लाती हैं। और जब नदी मैदानी इलाकों में शांत होती है तो ये सारा उपजाऊ पदार्थ किनारों पर जमा हो जाता है। यही जलोढ़ मिट्टी है। चूंकि इसमें हर तरह के पोषक तत्व होते हैं, ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक मानी जाती है। तो ये एक तरह से नदी का सालाना तोहफा है। लेकिन क्या ये तोहफा हर जगह एक जैसा होता है? मुझे याद है स्रोतों में खादर और भांगर जैसे शब्द थे जो सुनने में काफी मिलते जुलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों शब्द दरअसल मिट्टी की उम्र बताते हैं। उम्र? हाँ, उम्र। खादर का मतलब है नई जलोढ़ मिट्टी। ये उन निचले इलाकों में मिलती है जहां नदी की बाढ़ का पानी लगभग हर साल पहुंचता है और मिट्टी की एक ताजा नई परत बिछा देता है। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, एकदम ताजे मक्खन की तरह। अच्छा। पाकुड़ जैसे इलाके इसका बेहतरीन उदाहरण है। और भांगर मतलब? पुरानी। एकदम सही। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये नदी के बाढ़ वाले मैदान से थोड़ी ऊंचाई पर पाई जाती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये खादर जितनी उपजाऊ तो नहीं होती, क्योंकि इसके पोषक तत्व धीरे धीरे इस्तेमाल हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ये लाल या लैटराइट मिट्टी से कई गुना बेहतर है। साहिबगंज का उत्तरी इलाका इसका अच्छा उदाहरण है। और ये दोनों ही मिट्टियां धान और गेहूं की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड के ये जलोढ़ मैदान ही उस राज्य के अन्न भंडार हैं। इन 4 प्रमुख मिट्टियों के अलावा कुछ और खास तरह की मिट्टियों का भी जिक्र है जो कुछ ही इलाकों में मिलती हैं, जैसे अब्रक मूलक मिट्टी। ये नाम सुनते ही कोडरमा और झुमरी तिलैया का ख्याल आता है, जो कभी अब्रक यानी माइका की राजधानी हुआ करते थे। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। जिस अब्रक ने कोडरमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, उसी का अंश जब मिट्टी में मिलता है तो उसे खेती के लिए लगभग बेकार बना देता है। ऐसा क्यों? होता ये है कि वहाँ की चट्टानों में अभ्रक बहुत ज्यादा है। जब ये चट्टानें टूटती हैं तो अभ्रक के चमकीले कण मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे उसका रंग हल्का गुलाबी या पीला सा हो जाता है। लेकिन ये खेती के लिए बुरी क्यों है? क्योंकि अभ्रक के कण पानी को जरा भी नहीं सोखते। पानी सीधा बह जाता है या नीचे चला जाता है। ऊपर से उन इलाकों में पानी की भी काफी कमी है, तो एक तरफ मिट्टी में नमी नहीं रुकती, दूसरी तरफ पानी उपलब्ध नहीं है। समझ गया। इस वजह से यहाँ खेती करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक और मिट्टी है, बलुई मिट्टी, जो हजारीबाग और धनबाद के कुछ हिस्सों में मिलती है। ये लाल मिट्टी का ही एक रूप है, जिसमें बालू की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ये भी मोटे अनाज के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है। ये तो हुआ वैज्ञानिक वर्गीकरण, लेकिन जो चीज मुझे सबसे आकर्षक लगी वो ये है कि स्थानीय लोग अपनी जमीन को कैसे देखते और समझते हैं। ये वैज्ञानिक नामों से परे एक किसान का अपनी जमीन से सीधा रिश्ता है। स्रोतों में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। और ये ज्ञान किसी भी किताब से ज्यादा कीमती है। ये पीढ़ियों के अनुभव से निकला ज्ञान है।
वैज्ञानिक वर्गीकरण आपको मिट्टी की केमिस्ट्री बताएगा, लेकिन स्थानीय वर्गीकरण आपको बताएगा कि उस जमीन पर जीना कैसे है। झारखंड में जमीन को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ऊंचाई के आधार पर। टांड और दोन। बिल्कुल। टांड मतलब ऊंची भूमि, जिसे कुछ जगहों पर बारी या भीठा भी कहते हैं। यहाँ बारिश का पानी ढलान की वजह से रुकता नहीं, बह जाता है। तो किसान को पता है कि यहाँ ऐसी फसलें लगानी है जिन्हें कम पानी चाहिए, जैसे मक्का, दलहन, सब्जियां। अच्छा। और दोन मतलब नीची भूमि, जिसे बहियर या गड़हा भी कहते हैं। यहाँ ढलानों से बहकर आया पानी जमा हो जाता है। ये जमीन धान की खेती के लिए एकदम आदर्श है। ये साधारण सा वर्गीकरण वहाँ की पूरी कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। और मिट्टी की बनावट के लिए भी अपने नाम हैं, जैसे चिकनी मिट्टी को केवाल, दोमट को खैरसी और बलुई दोमट को बाला। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी गाइडबुक है। सही कहा। किसान मिट्टी का नाम सुनकर या उसे छूकर ही समझ जाता है कि उसकी तासीर क्या है, उसकी प्यास कितनी है और वो कौन सी फसल को प्यार से पालेगी। ये ज्ञान वहाँ की संस्कृति और जीवन शैली में इतनी गहराई तक रचा बसा है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो आज के सफर को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि झारखंड की भूमि सिर्फ एक रंग यानी लाल की नहीं है। ये एक रंगीन चादर की तरह है, जिसमें राजमहल की काली कपास मिट्टी की समृद्धि है, नदियों की लाई हुई जलोढ़ मिट्टी की उम्मीद है और लेटेराइट मिट्टी का संघर्ष भी है। हर मिट्टी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है और वहाँ के जीवन को आकार देने में उसकी एक तय भूमिका है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो मिट्टी का ये फर्क सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। ये तय करता है कि किसी गांव में पानी का संकट होगा या नहीं, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या होगा, उनकी आय का स्रोत क्या होगा, और यहाँ तक कि उनके त्योहार और लोकगीत किससे जुड़े होंगे। राजमहल के किसान की दुनिया पलामू के किसान की दुनिया से बिल्कुल अलग है, और इस फर्क की जड़ उनकी जमीन की मिट्टी में है। जमीन का हर टुकड़ा अपनी कहानी कहता है, हमें बस उसे पढ़ना और सुनना आना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने झारखंड की मिट्टियों की प्राकृतिक बनावट और उसकी सदियों पुरानी कहानी को समझा। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, अनियमित होता मानसून और पानी की घटती उपलब्धता, इन मिट्टियों के मिजाज, इनकी उर्वरता और इनके स्वरूप को आने वाले दशकों में किस तरह बदल सकती हैं।